अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ फ़ायज़ा मलिक और आप देख रहे हैं प्रोग्राम डायलॉग। नाज़रीन, सबसे पहले बात करेंगे आज़ाद कश्मीर की, जहाँ पर इस वक्त बल्दियाती इंतखाबात का जो दूसरा राउंड है वो मुकम्मल हो चुका है और वोटों की गिनती का अमल भी जो है वो इस वक्त स्टार्ट है। लेकिन नताइज के हवाले से अगर हम देखें तो पहले ही ये जो नताइज हैं इस हवाले से काफ़ी ज़्यादा तनाज़ात जो हैं वो आ चुके थे फर्स्ट अगर राउंड की बात करें। सो आज का जो मरहला है उसमें भी पहले से ही इंतखाबी अमल जो है वो एक बार फिर से तनाज़ात की ज़द में आ गया है और पहले मरहले में मुस्लिम लीग नून की नुमाया कामयाबी के बाद पीपल्स पार्टी ने धांधली के संगीन इल्ज़ामात आयद किए, जबकि दूसरे मरहले में भी बैलेट बॉक्स भरने, पोलिंग एजेंट्स को निकालने और इंतखाबी शफाफियत पर मुख्तलिफ सवालात जो हैं वो उठाए जा रहे हैं। दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ जो कि पहले ही इन इंतखाबात का बाइकआउट कर चुकी है, जिससे सियासी माहौल जो है वो मज़ीद पेचीदा हो गया। और इसी दौरान एक अफसोसनाक जो वाक़या है वो भी पेश आया है सवात के इलाके कबल में, जहाँ पर हमने देखा कि पुलिस स्टेशन के करीब एक खुदकुश हमले में कीमती जानें जो है वो ज़ाया हुई हैं। और ये वाक़या एक ऐसे वक्त में पेश आया जब रियासती इदारे मुसलसल दहशतगर्दी के नए ख़तरात से ख़बरदार कर रहे हैं और हालिया प्रेस कॉन्फ्रेंस में DGISPR ने दहशतगर्दों के खिलाफ कौमी यकजहती की ज़रूरत पर जोर भी दिया, जबकि वफाकी हुकूमत की जानिब से भी मौक़िफ़ इख्तियार किया कि मौसर गवर्नेंस और इदारा जाती इस्तेहकाम ही अमन की ज़मानत बन सकते हैं। और ऐसे में इस तरह की हैपनिंग क्या इंडिकेट करती है, ये भी आज के प्रोग्राम में जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन सबसे अहम इशू जो कि हम ये देख रहे हैं कि आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात जो कि वाकई क्या शफाफ रहे हैं, क्या सियासी जमातों के एतराज़ात इंतखाबी निज़ाम पर अवामी एतमाद को मुतासर करेंगे, या क्योंकि अभी हालिया गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात भी हुए हैं जिसमें आज़ाद कश्मीर की तरह वहाँ पर भी जो नताइज हैं उस पर जो सियासी तनाज़ात हैं वो हमें नज़र आए। सो इसके साथ साथ एक अहम सवाल ये कि क्या दहशतगर्दी और सियासी कशीदगी एक साथ पाकिस्तान के दाखिली इस्तेहकाम के लिए नए चैलेंजेस पैदा कर रहे हैं, और इन्हीं सवालात के जवाब आज के प्रोग्राम में जानने की कोशिश करेंगे। आज के प्रोग्राम में जो हमारे साथ मौजूद पैनल मौजूद है उसको प्रोग्राम में शामिल करूं तो आज के प्रोग्राम में हमें जो ज्वाइन कर रहे हैं वाइस एडमिरल रिटायर्ड डॉक्टर अहमद सईद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, दिफाई तजियाकार हैं और इनकी बड़ी ज़बरदस्त गिरफ्त है और क्योंकि इनको भी शामिल करेंगे। साथ साथ हमारे साथ प्रोग्राम में शामिल होंगे एयर वाइस मार्शल रिटायर्ड एजाज महमूद मलिक साहब, दिफाई तजियाकार हैं। उसके साथ साथ हमें ज्वाइन करेंगे जावेद बलोच साहब, सीनियर एंकर पर्सन हैं, तजियाकार हैं। तीनों को प्रोग्राम में वेलकम कहते हैं। प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे एडमिरल वाइस एडमिरल डॉक्टर मोहम्मद अहमद सईद साहब से। डॉक्टर साहब, आपसे प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे क्योंकि एक तरफ तो हम देख रहे हैं कि इस वक्त जो इलेक्शन हो रहे हैं उसका माहौल जो है वो नज़र आ रहा है आज़ाद कश्मीर में, लेकिन साथ ही साथ हमने देखा कि अभी रिसेंटली जो DGISPR साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, बड़ी डिटेल प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। उसका जो बेसिक एजेंडा था वो दहशतगर्दी से निमटने के हवाले से था, और जो इस वक्त हम देख रहे हैं जो मौजूदा सूरत हाल है बलूचिस्तान की और साथ ही साथ KPK के अंदर जो हैपनिंग्स हो रही हैं, स्पेशली आज की अगर हम बात करें स्वात में जो दहशतगर्दी का इंसिडेंट हुआ है। सो क्या समझते हैं, एक तो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को देखते हुए और साथ साथ इन इंसिडेंट्स को देखते हुए क्या कहेंगे? जी, अस्सलाम वालेकुम पैनलिस्ट को भी इस्लाम। जैसे आपने इंट्रो में कहा कि अभी जो एक सर्ज है मैं समझता हूँ कि इंटरनली स्टार्ट हुई है, KPK में भी नज़र आती है, वो आपको गिलगित बलूचिस्तान में भी इसके असरात मिले इलेक्शंस के दौरान, और अभी आज़ाद जम्मू कश्मीर के अंदर भी इसके वो सिलसिले नज़र आते हैं। तो बेसिकली तो इसको अगर हम थोड़ा सा बड़े कैनवस पे देखें तो इसका आगाज जो है वो पाकिस्तान की राइज के साथ ज्यादा नजर आता है कि जो वो कुव्वतें जो पाकिस्तान की मई 25 के जो पाकिस्तान की हमारे ईस्टर्न साइड पे कॉन्फ्लिक्ट हुआ और उसके बाद पाकिस्तान की एक बड़ी अच्छी राइज हुई, उसके बाद इंटरनेशनल हमारी एक पुरअमन मुल्क के तौर पे हमें एक जगह मिली, और उसके बाद से अभी जो ईरान और अमेरिका का एक सिलसिला चल रहा है उसके दरमियान भी पाकिस्तान एक बड़े अच्छे सालिस के तौर पे यहाँ पे आया। तो जाहिर है ये वो गेन्स हैं जो आहिस्ता आहिस्ता आगे चल के इकोनॉमिक गेन्स में और मिलिट्री गेन्स में वो ट्रांसलेट हो रहे हैं। तो उस हवाले से पाकिस्तान की बहुत अच्छी एक पोजीशन बन रही है। तो उसको इंटरनली डिस्टेबलाइज करने के लिए ये एलिमेंट्स जो हैं एक्सटर्नल वो ज़ाहिर है उसके जितने भी फितना ख़वारिज है या फितना ये हिंदुस्तान है, इन तमाम के जो लिंक्स मिले हैं अभी तक, और DGISPR ने भी बड़े मुदल्ले अंदाज में उन तमाम लिंक्स को इनके साथ मुंसलिक करके दिखाया कि ये सारी चीज़ें जो हैं
ये पाकिस्तान को इंटरनली डिस्टेबलाइज करने के लिए की जा रही हैं। तो उस हवाले से उनका जो मेन पॉइंट था वो अगर आप देखें तो उनका ये था कि एक तो कौमी यकजहती की आपने जैसे बात की बहुत ज्यादा जरूरत है और चीज को समझने की जरूरत है कि एज ए रिस्पॉन्सिबल सिटीजन के हवाले से हमें जो वीडियोस और इस तरह की फेक बातें फैलाई जा रही हैं उसको हम अवॉइड करें, बहुत ज़रूरी है ये। और दूसरी चीज़ जो बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि हमें एज ए इंटरनल महाज के ऊपर अपने आप को यकजहती का मुजाहरा करना चाहिए ताकि इन चीज़ों को हम रूट आउट कर सकें। और उसमें बेसिक एलिमेंट जो है वो गवर्नेंस का उन्होंने आइडेंटिफाई किया कि गवर्नेंस की वीकनेस की वजह से ये मसाइल जो हैं ये आगे फैलना शुरू हो गए हैं। और ठीक उसी है। हवाले से फिर उन्होंने उन बहुत सारी मसाइल के अंदर बातें भी की कि गवर्नेंस के अंदर मसाइल कैसे पैदा हो रहे हैं, उसको आगे रेक्टिफाई करने के लिए हमें क्या कुछ करने की जरूरत है। और उन्होंने एक रोड मैप भी उस पर भी थोड़ा बहुत बात की है। तो ग्लोबली तो ये बातचीत हुई है जी। हम्म। अच्छा, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि गवर्नेंस की जो इशू हैं वो सबसे पहले उनको बेहतर करने की ज़रूरत है और इस वक्त सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि आप सिस्टम को रीसेट करें। अच्छा, साथ ही साथ इस क्योंकि इस हवाले से जब बाद में हमने देखा कि काफ़ी सारे मुबस्सिरीन भी इसके ऊपर अपनी अपनी राय का इजहार कर रहे हैं। सो कहा यह जा रहा है कि शायद ये लास्ट वार्निंग है और 6 मंथ तक की जो ड्यूरेशन है उसमें अगर मामला ठीक कर लिए गए तो फिर चीज़ें बेहतर होंगी। लेकिन क्या समझते हैं जो DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, आपके ख्याल में इसके जो अहम पॉइंट्स थे उनको हम किस जुमरे में लेंगे, किस तरह से उन्होंने बात की है? देखिए, उन्होंने तो एक चीज तो ये बताई कि जो सिस्टम्स ऑलरेडी चल रहे हैं वो हमारी जो मॉडर्न गवर्नेंस सिस्टम्स हैं उससे मैच नहीं कर रहे। उसमें उन्होंने आबादी के हवाले से भी बात की, उन्होंने और मसाइल को भी देखा और जो इकोनॉमिक राइज है उसकी भी उन्होंने बात की। तो ये तमाम इंडिकेटर्स बेसिकली उस तरफ लेके जाते हैं कि हमारे पास जो सिस्टम्स हैं उनको ठीक करने की जरूरत की जगह अभी रीसेट पे बात हो रही है कि इनके अंदर इंक्रीमेंटल चेंज की रिक्वायरमेंट से आगे निकल गया है सिलसिला। अगर हमारा GDP जो है वो श्रिंक हो गया है और अगर हमारे पास डेट्स बढ़ते जा रहे हैं, हमारे पास फिस्कल स्पेस नहीं बन रही और हम जो है वो पब्लिक की जो डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स हैं, एजुकेशन है, उसके लिए स्पेस नहीं बन रही, तो सारी बात है फिर गवर्नमेंट इज फेलिंग। तो गवर्नमेंट के हवाले से उन्होंने गवर्नेंस के हवाले से ये सारी बातें की और मैं समझता हूं कि बिल्कुल ठीक है कि हमें तमाम पॉलिटिकल फोर्सेस को, मिलिट्री और अवाम को, जारी बात है अवाम के लिए तो जारी बात है पूरी गवर्नेंस होती है अवाम के लिए। और अगर अवाम के लिए ये मसाइल पड़ रहे हैं और सबसे ज्यादा उनके लिए ये पेट्रोल की प्राइसेस को आप देखें, उनकी जो चार्जेस बढ़ रहे हैं, टैक्सेस बढ़ रहे हैं, ये सारी चीजें इस तरफ अंदिया दे रही हैं कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान अगर ऐसे ही चलता रहा तो ये बढ़ती जाएंगी और हमारे लिए मसाइल बढ़ते रहेंगे। तो बहुत ज़रूरी है कि इसके ऊपर बैठ के एक पॉलिटिकल डायलॉग चलाया जाए और अगर नए सूबे बनाने हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज की तरफ जाना है तो ये एक एक्यूमुलेटिव इफेक्ट होना चाहिए, एक डायलॉग का, एक पब्लिक डायलॉग डिलीवरी करनी चाहिए और उसके अंदर सबको बैठ के डिसाइड करना चाहिए ताकि अगर एक मुल्क को डायरेक्शन चेंज करने की ज़रूरत है तो मेरा ख्याल होनी चाहिए। और ये कई मुल्कों ने किया है, हमारे सामने इंडोनेशिया की मिसाल है, हमारे सामने और मुल्कों की मिसाल है, मलेशिया की मिसाल है। तो सब ममालिक जो हैं वो अपने तौर पे अपनी जो मसाइल हैं उनको हल करते हैं। तो हमें बाहर नहीं देखना चाहिए। सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे अपने लोग अब बैठ के इसको सॉर्ट आउट करें। ठीक है। हमारे साथ एयर वाइस मार्शल रिटायर्ड एजाज महमूद मलिक साहब पे मौजूद हैं। सर, आपको वेलकम कहेंगे। सर, क्या कहेंगे? सबसे पहले तो हम ये बात करेंगे कि DGISPR की जो हालिया प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसके जो अहम पॉइंट्स है उसको आप किस तरह से देखते हैं, और दूसरा जो मोहसिन नकवी की जानिब से एक बयान दिया गया था गुड गवर्नेंस के हवाले से, जिसके ऊपर अभी जो है वो डॉक्टर साहब ने भी रोशनी डाली। उन्होंने कहा कि डेफिनेटली गुड गवर्नेंस बहुत ज़रूरी है और हम सबको मिलकर जो है वो इसके ऊपर कोई ना कोई मैकेनिज्म तरतीब देना चाहिए ताकि आने वाले दिनों में हम इन मसाइल से निकलें और बाकी जो इश्यूज़ हैं उनके ऊपर भी काम जो है वो किया जाए। ये जो मोहसिन नकवी की जानिब से गुड गवर्नेंस पर जोर दिया गया है, क्या समझते हैं इसके असल रीज़न क्या है आपके ख्याल में? जी बहुत शुक्रिया। हमें इन दोनों चीज़ों को एक दूसरे से इंटीग्रेट ठीक रखना चाहिए और उसी तरह इनको इसके कॉन्टेक्स्ट में हम समझ पाएंगे। अगरचे DGISPR ने मोहसिन नकवी साहब के प्रेस जो उनका वहाँ सेमिनार में एड्रेस था उसको उन्होंने उनकी ज़ाती राय करार दिया, लेकिन यकीनन इन दोनों के पीछे विजन एक ही है और वो विजन जो है
वो इस हाइब्रिड निज़ाम से जो मतलूबा नताइज हासिल नहीं हो पा रहे वो उसको इंडिकेट करती है। देखिए, एक चीज हमारे आइन के मुताबिक ये चीज एस्टैब्लिश्ड है कि हमारे यहाँ एक जनरल कंसेंसस है कि जी हमें डेमोक्रेटिक सिस्टम चाहिए। इस बात से कते नजर कि हम पिछले अपनी पूरी तारीख में कितना अरसा किस तरह की डेमोक्रेसी रही और कितना अरसा हमारे यहाँ जो है वो डिक्टेटरशिप या कोई मिला जुला गैर जमाती निज़ाम या जो भी उसकी मुख्तलिफ शक्लें रही। तो डेमोक्रेसी के दुनिया में मुख्तलिफ मॉडल हैं। वो तमाम मुल्कों ने, एक ब्रिटिश मॉडल है जो पार्लियामेंट्री मदर ऑफ पार्लियामेंट जिसको कहा जाता है, और हालांकि उनका कोई डॉक्यूमेंटेड रिटन कॉन्स्टिट्यूशन भी नहीं है। और दूसरी तरफ जो अमेरिकन प्रेसिडेंशियल सिस्टम है। और इसके साथ बहुत सारी जो कॉलोनीज जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो आज़ाद हुई वहाँ पे हमें मुख्तलिफ तरह के सियासी निज़ाम नज़र आते हैं। तो जैसे अभी एडमिरल साहब फरमा रहे थे, वो हर मुल्क को अपने जो मारूजी हालात होते हैं उसके मुताबिक जो बेस्ट पॉसिबल सोल्यूशन है वो इख्तियार करना चाहिए और वक्त के बदलते हुए तकाज़ों के मुताबिक उसको मॉडिफाई भी कर लेना चाहिए। क्योंकि असल मसला या असल फोकस जो है या जो स्पिरिट है डेमोक्रेसी की वो ये है कि एक आम आदमी, एक आम शहरी, उसकी पार्टिसिपेशन हो हुकूमत में, वो अपने आप को स्टेक होल्डर समझे और अल्टीमेटली हुकूमत उसके भले के लिए जो है वो काम करे। जैसे वो एक मशहूर बात कही जाती है कि इस गवर्नमेंट बाय द पीपल फॉर द पीपल वाली बात जो होती है। तो लेकिन हमारे यहाँ बदकिस्मती से हमारे निज़ाम में सब कुछ होता है लेकिन आम आदमी की जो है जिंदगी नहीं बदलती। मैं अपनी पूरी लाइफ में एज ए सीनियर सिटीजन ये बात कह सकता हूँ कि हमने हमेशा ये सुने, पहले अखबार होते थे, अब ये मीडिया पे, हर हुक्मरान का हर दौरा कामयाब होता है, हर बजट जो है वो आम आदमी के लिए बनाया जाता है। बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन आप देखिए, ना किसी हुक्मरान के किसी दौरे से आम आदमी को फर्क पड़ता है, ना किसी बजट को जो है ना इम्प्लीमेंट करने से रिलीफ मिलता है। तो इसका मतलब ये है कि ये एक एलीट कैप्चर है हमारे मुल्क में। ठीक। और ये ये तो बिल्कुल जो पॉइंट्स आपने रेस किए हैं ये तो डेफिनेटली रियलिस्टिक हैं और अगर हम देखें तो हकीकत पे मबनी है। अगर ग्राउंड की बात करें सर, अगर हम इस पे आ जाएं जो बेहतर गवर्नेंस की बात की गई है, क्योंकि उसको मुख्तलिफ प्रोस्पेक्ट्स में देखा जा रहा है कि वो क्या कहना चाह रहे थे, लेकिन जो हमने DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी उसका जो बेसिक एजेंडा था वो बेसिकली टेररिज्म के हवाले से ही था। सो अगर सर हम बेहतर गवर्नेंस को लिंक करें दहशतगर्दी के साथ तो आपको लगता है कि एक बेस्ट ऑप्शन होगा और एक मौसर हथियार के तौर पर साबित हो सकता है कि हम निबर्द आजमा हो सके? क्योंकि अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो अभी तो डेफिनेटली पाकिस्तान एक सालिस का किरदार भी अदा कर रहा है और जिस तरह से पूरी दुनिया उसकी मोहतरफ है, लेकिन फिर दहशतगर्दी के आगे हम उस तरह से चीज़ें नहीं कर पा रहे जिस तरह से होनी चाहिए। और आज भी जिस तरह से ताज़ा तरीन सूरत हाल, क्योंकि डेली बेसिस पे कोई ना कोई हैपनिंग्स तो हो ही रही है ना, सो इसको हम किस तरह से लिंक करेंगे बेहतर गवर्नेंस प्लस दहशतगर्दी को? देखिए, बाहर अल्लाह ताला ने हमें एक मौका दिया। गुज़श्ता साल शानदार जो है ना जंग में कामयाबी के बाद पाकिस्तान का एक बावकार स्टेटस बना। फिर उसके बाद ये मिडल ईस्ट के क्राइसिस में पाकिस्तान का रोल, तो बैरूनी महाज पे, डिप्लोमेटिक फ्रंट्स पे पाकिस्तान इस वक्त मेरा ख्याल है अपनी तारीख के बेहतरीन दौर से गुजर रहा है। लेकिन उस तमाम तर इज्जत, वकार और इन्फ्लुएंस का हमारे मुल्क के अंदरूनी हालात से तो कोई वो आपस में सिनर्जी क्रिएट नहीं हो रही। हमने कोई फायदा नहीं उठाया। तो हमारे यहाँ क्या कोई नई इकोनॉमिक एक्टिविटी हो रही हो या हमें कोई ऐसी रिलीफ मिल रही हो जो कि ट्रांसलेट हो हमारे अपने तरक्की के पैरामीटर्स की तरफ? हमारे यहाँ हमें अपने पूरे सोशो इकोनॉमिक सेटअप को और पॉलिटिकल स्ट्रक्चर को हमें रिवैम्प करने की जरूरत है, जिसमें
पार्टी पॉलिटिक्स से कत्ते नजर सब लोगों को पार्टिसिपेट ठीक है। करने का मौका दिया जाना चाहिए, और हमें जब तक हम अंदरूनी तौर पे मजबूत नहीं होंगे, बाहर की ये जो इज्जत और वकार है इसको हम सस्टेन नहीं कर पाएंगे। ठीक है सर, बजा फरमाया आपने कि हमें अंदर से यूनाइट होने की ज़रूरत है और बाहर की जितनी भी कामयाबियां हैं उसको सस्टेन उस वक्त ही किया जा सकेगा जब हम अंदरूनी तौर पर जो है वो मजबूत नजर आएंगे। यहाँ पर एक मुख्तसर वक्फा लेते हैं नाज़रीन और फिर वापस आते हैं, साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम डायलॉग और हम ब्रेक से चंद से पहले बात कर रहे थे कि इस वक्त आज़ाद कश्मीर के अंदर इंतखाबात का दूसरा मरहला जो कि कंप्लीट होने को है और इस वक्त वोटिंग के बाद जो इस वक्त काउंटिंग का अमल है वो इस वक्त जारी है। जावेद बलोच साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जावेद साहब, क्या समझते हैं जिस तरह से फर्स्ट राउंड को हमने देखा कि PMLN ने जो है वो कामयाबी हासिल की, लेकिन उसके बाद जो है पीपल्स पार्टी ने उसके ऊपर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया, धांधली के इल्ज़ामात लगाए और अब तो काउंटिंग से पहले ही धांधली के इल्ज़ामात और मुख्तलिफ किस्म की बयानबाजी हमें नज़र आ रही है। सो क्या रिजल्ट्स देख रहे हैं अब तक और क्या सूरत हाल बनती हुई आपको नज़र आती है? अगर कोई भी जमात जीतती है तो क्या देख रहे हैं, क्या सिनेरियो बनेगा? जावेद साहब, हमें ये तो थी कि पीपल्स पार्टी का यही रवैया रहेगा और इसी तरह जो है वो पीपल्स पार्टी बिहेव करेगी, क्योंकि जीबी का इलेक्शन हमने देखा, जीबी में जो है वो पीपल्स पार्टी जीती और नून लीग ने उसे सपोर्ट किया, उनकी गवर्नमेंट जो है वो बन गई। अब आजाद कश्मीर के इलेक्शन में ये डे फर्स्ट से तय था कि अगर तो रिजल्ट आते हैं ठीक, अदरवाइज हम जो है इस पे प्रोटेस्ट करेंगे और इस पे जो है वो सारा ये इल्जामात और ये धांधली और ये हंगामा रही और ये पोलिंग बूथ का और बैलेट बॉक्स का जो है वो सारा मामला। आपके इल्म में है कि आजाद कश्मीर एक सेंसिटिव एरिया है, आपके ये भी इल्म में है कि जो हालात हैं कश्मीर के उसमें इंडिया पूरी तरह इन्वॉल्व है और इंडियन और जो मुल्क दुश्मन अनासर हैं वो पूरी तरह ये चाह रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि कश्मीर के हालात को जो है वो खराब किया जाए, उसे जो है वो अंदर पैदा किया जाए, लोगों की जिंदगी जो है वो जर्न की जाए, बुराके जो सिस्टम जो है वो काम ना करे। तो इस सारे सिनेरियो में अगर आपके वहां पे इलेक्शन हो रहे हैं तो ये एक बड़ी अचीवमेंट है आपकी रियासत आज़ाद कश्मीर की भी, रियासत पाकिस्तान की भी और सिक्योरिटी इदारों की भी, कि इस सारे सिनेरियो में ये इलेक्शन जो है वो होने जा रहे हैं और इलेक्शन का इनेकाद किया जा रहा है। पहला मरला जो है वो नून लीग ने जीता है, तो उस वक्त से ही बिलावल साहब इससे पहले वहां मौजूद हैं, उन्होंने धांधली के इल्जामात लगाए, धांधली का जो है वो शोर मचाया। अब सेकंड राउंड में जब इन 12 महाजर नशिस्तों के और 8 जो है वो मुजफ्फराबाद डिवीजन की जो सीटें हो रही हैं, तो नेशनली जो नजर आ रहा है वो पीपल्स पार्टी को कि नून लीग जो है वहां से जीत रही है। तो उन्होंने न सिर्फ धांधली का इल्जाम लगाया बल्कि जो है वो इलेक्शन का बाइकाट करने की भी धमकी दे दी है। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर बिलावल जरदारी साहब फरमाते हैं कि जो है वो अगर ये धांधली हुई, अगर ये इलेक्शन ठीक ना हुआ तो फिर हुकूमत की उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। तो उल्टी गिनती का मतलब ये है कि न सिर्फ नून लीग की उल्टी गिनती शुरू होगी बल्कि पीपल्स पार्टी की भी उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। सर वो तो खुद को हुकूमत का हिस्सा कंसीडर ही नहीं करते। दोनों वो इस सिस्टम का हिस्सा है, दोनों जो है वो इस गवर्नमेंट का हिस्सा है और इत्तेहादी हैं। अगर एक जमात जो है वो डिसेबल होती है तो फिर दूसरी जमात कैसे सर्वाइव कर सकती है? पीपल्स पार्टी पूरी तरह इस सिस्टम का हिस्सा है, पीपल्स पार्टी पूरी तरह इस गवर्नमेंट का हिस्सा है, वो पूरी तरह शेयर होल्डर्स हैं। तो आई डोंट नो कि बिलावल साहब जो है वो कैसे फरमा रहे हैं कि हम बाइकाट कर देंगे थर्ड फेज का और थर्ड फेज जो है वो उसमें नहीं आएंगे। थर्ड फेज जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट फेज है क्योंकि पूंछ का एरिया है वहां पे, और पूंछ के एरिया में आपको पता है कि हालात वहां पे वो जो कलदम एक्शन कमेटी है वो हालात क्या पैदा करना चाहती है और किस तरह के हालात जो है वो वहां पे हो रहे हैं। तो इस सारी सूरत हाल में जो है सियासी जमातों को थोड़ा सा बिहेव करना चाहिए कि वो अपनी सियासत से हटके कोई नेशनल इंटरेस्ट की भी चीज होती है, कोई नेशनल इंटरेस्ट होता है और
नेशनल इंटरेस्ट को देखते हुए पाकिस्तान के कौम के जो है वो वसी तर मफाद में जो कहा जाता है उसको देखते हुए ऐसा बिहेव करना चाहिए। ऐसे हालात पैदा नहीं करना चाहिए कि कोई अनरेस्ट हो, कोई हंगामा राई हो। ये तो आपको लेकिन शुक्र जावेद करना साहब क्या चाहिए कि देखते हाँ, हैं, डेफिनेटली जो अवामी मफाद है उसको तो पहले देखना चाहिए, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि इस वक्त तो जीबी के बाद की अगर सूरत हाल देखें तो बयानबाजी जो है इस वक्त पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन की बहुत ज़्यादा हो रही है एक दूसरे के खिलाफ। तो अभी तो हमने ये भी देखा कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने आज ये मुतालबा भी किया कि अगर जिस से आपने कहा कि वो बाइकआउट का भी कह रहे हैं और दोबारा से इलेक्शन का मुतालबा भी कर रहे हैं। सो इन हालात में आपको लगता है कि ये मुतालबा उनका जो है वो एक्सेप्टेबल होगा? फिर राना सनाउल्लाह साहब ने भी कहा है कि पहले 13 और फिर अब 2 नशिस्तों पर एतराज़ जो है वो रहा है। तो फिर इस बयान को आप किस तरह से देख रहे हैं और इसकी कोई आपको लगती है सियासी अहमियत है, या फिर राना साहब के जितने बयानात हैं उसको बाद में जो है वो डिनाइल मोड में ही ले जाया जाता है? देखिए, मेरा नहीं ख्याल कि अगर बिलावल साहब जो है वो डिमांड करते हैं दोबारा इलेक्शन की तो ये कोई मुतालबा मानने वाला है या इस पे कोई दोबारा काम हो सकता है। इतनी बड़ी एक्सरसाइज हुई है वहाँ पे, इतने लोग निकले हैं वहाँ पे और इतना सारा कुछ होने के बाद जो है अब एक जमात कहे कि हम बाइकआउट करते हैं और दोबारा इलेक्शन की तरफ जाया जाए, तो ये आई डोंट थिंक कि ये पॉसिबल है। जो मुझे नजर आ रहा है इस सारे सिनेरियो में जो बैकग्राउंड जो है इस सारी चीजों का वो ये है कि जो जमात आपकी इत्तेहादी है, जो जमात इस सिस्टम का हिस्सा है, तो वो अगर ये एलिगेशन लगाना शुरू कर दे, ये इल्जाम तराशी या ये धांधली का शोर मचाना शुरू कर दे, तो इसका मतलब ये है कि देयर इज समथिंग के कोई न्यू अलाइनमेंट जो है वो हो रही है। और इसको आप उससे भी जोड़ सकते हैं कि जो मोहसिन नकवी साहब ने ये फरमाया ना कि सिस्टम क्लैश कर गया है और नए सूबे बनने चाहिए या नए एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स जो है वो बनने चाहिए। तो सबसे ज्यादा मुखालिफ तो सूबों की जो है वो पीपल्स पार्टी है। पीपल्स पार्टी के ये डर है कि अगर सिंध तकसीम होता है या सिंध में नए सूबे बनते हैं तो फिर उनकी जो है वो उस तरह आप कह लें कि गवर्नमेंट जो है वो काम नहीं कर पाएगी या उनका जो सियासत है वो उस तरह काम नहीं कर पाएगी। हालांकि अगर ये सूबों का मामला उठता है तो सूबे तो जो है ना सिर्फ सिंध में बनेंगे बल्कि पंजाब में, केपी के अंदर, बलोचिस्तान के अंदर भी बनने चाहिए। और ये राइट है अवाम का कि उन्हें नियरेस्ट प्लेस पे उन्हें नियर बाई जो है उसके वो सहूलियात मिलनी चाहिए, वो सीएम मिलना चाहिए, वो सेक्रेटरी मिलना चाहिए। ठीक है सर, आपने वजह फरमाया कि अगर ये सूबों वाला मामला होता है तो डेफिनेटली वहाँ पर जो अभी सूरत हाल नज़र आ रही है उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो कोलैप्स करते हुए नज़र आ रही है। डॉक्टर साहब क्या समझते हैं कि अगर हम यहाँ पर ये देखें कि एक तरफ तो इलेक्शन हो रहा है, इलेक्शन की सूरत हाल है, क्योंकि हमेशा से जब भी हम देखते हैं कि इलेक्शन की सूरत हाल के साथ साथ ये भी कहा जाता है कि जब सियासी अदम इस्तेहकाम जो है वो बढ़ जाए तो फिर दहशत गर्दाना कार्रवाइयाँ जो है वो हरकत में आ जाती हैं और वो इस तरह की एक्टिविटीज़ कर रही हैं। सवात की अगर हम बात करें आज की ताज़ा तरीन जो हैपनिंग वहाँ पर हुई है, सवात जैसा एक हसास एरिया जहाँ पर ये जो दहशत गर्दाना कार्रवाई हुई है, सर इसको किस तरह से जो है वापसी रोकने के इक़दाम कैसे किए जाएंगे, कितनी ज़रूरत है और इन चीज़ों को कितना जो है वो सीरियस लेने की इस वक्त अशद ज़रूरत है? सर जी, आपकी इजाज़त से थोड़ा सा मैं ऐड करूं, जो जावेद बलोच साहब ने बड़े अच्छे तरीके से बात की पॉलिटिकल पार्टीज के हवाले से, उसमें एक पॉइंट मेरा है कि देखें स्टेट इंस्टीट्यूशंस और पॉलिटिक्स जो है दो अलग चीज़ें हैं। इनको इस तरीके से देखना चाहिए कि जैसे बलोच साहब ने कहा कि आप स्टेट का एक एलिमेंट होते हुए स्टेट इंस्टीट्यूशंस के ऊपर अगर आप इस तरह की बयानबाजी करेंगे कि जिसके हवाले से उनकी कारकर्दगी जो है उस पर सवालात उठेंगे तो ये ठीक नहीं है। पॉलिटिक्स में यकीनी तौर पे उन्हें जो बातचीत अपनी आपस में करनी चाहिए वो डिलीवरेंस पे होनी चाहिए, वो गवर्नेंस पे होनी चाहिए, तो उस हवाले से बातचीत ठीक रहती है। लेकिन जो पॉलिटिकल लीडरशिप है उसको एहतियात करनी चाहिए कि वो स्टेट के ऊपर जब बातचीत करती है और स्टेट इंस्टीट्यूशंस को कंप्रोमाइज़ करती है तो पब्लिक के लिए स्टेट के ऊपर जो एतमाद है वो कम होता है। और इसी का लिंकेज मैं आगे लेके चलता हूँ। जैसे आपने कहा कि अभी जो दहशतगर्दी जो स्टार्ट हुई है उसके अंदर तो ये फिर एक किस्म की लिंकेजेस बनते हैं। जब आपका स्टेट के ऊपर एतमाद कम होता है और पब्लिक जो है वो स्टेट के हवाले से कंप्रोमाइज में आना शुरू होती है और स्टेट के हवाले से वो एजिटेट करती है, तो मेरे ख्याल में फिर ये मसाइल पड़ते हैं। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि दहशतगर्दी इस वक्त का
जो मसला है, देखें दहशतगर्दी और जो इंसर्जेंसी, इन दोनों को थोड़ा सा अलग कर लें। दहशतगर्दी तो वो होती है कि जो कि बाहर से इंपोर्ट होती है, उसको पब्लिक की जो सपोर्ट नहीं होती। जब इंसर्जेंसी स्टार्ट हो जाए तो उसमें जो पब्लिक का अनरेस्ट है, जो नॉन गवर्नेंस की वजह से पैदा होता है, वो लिंक अप हो जाता है। तो ये अभी कई इलाकों में तो इंसर्जेंसी का सिलसिला शुरू हो गया है। तो हमें पॉलिटिकल लीडरशिप को एहतियात करनी चाहिए। जी सर, हम आपकी तरफ दोबारा आते हैं और इससे हम इजाज़ महमूद साहब की तरफ आते हैं। सर, क्योंकि जैसे सर ने कहा कि ये जो स्टेट इंस्टीट्यूशंस हैं और पॉलिटिक्स हैं, इनको अलग अलग रखना चाहिए। सर, हम ये देख रहे हैं कि ये जो मौजूदा सिक्योरिटी हिकमत अमली है, आप क्या समझते हैं इसके ऊपर भी नज़रसानी करने की ज़रूरत है? क्योंकि गुड गवर्नेंस के ऊपर तो बहुत ज़्यादा बात हो रही है कि गुड गवर्नेंस जो है वो इस वक्त बहुत ज़रूरी है और उससे दहशतगर्दी के खिलाफ हम मौसर तरीके से जो है वो लड़ भी सकते हैं। लेकिन सर, सियासी इस्तेहकाम और कौमी सलामती जो है वो एक दूसरे से इस वक्त किस हद तक जुड़े हुए हैं और उनके लिंकेज को आप कैसे देख रहे हैं सर? यकीनन ये अभी नहीं बल्कि हमेशा ये आपस में इंटरलिंक्ड होते हैं, एक दूसरे के साथ इंटरडिपेंडेंट होते हैं और एक दूसरे को मुतासिर करते हैं। हमारे यहाँ सबसे पहले तो आपके चैनल के तवस्सुस से आज जो कबल में अफसोसनाक ये वाक़या हुआ दहशतगर्दी का, उसकी मैं भरपूर मजम्मत करता हूँ और उनके लवाहिकीन के गम में हम बराबर के शरीक हैं। जिन दो सूबों में ज्यादा दहशतगर्दी हो रही है, एक केपी और दूसरा बलूचिस्तान, वहां दोनों जगहों पे एक डिस्कनेक्ट है, एक गवर्नेंस का मसला। फौज या लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज जो हैं वो तो दिन रात जानों की कुर्बानियां दे रहे हैं दहशतगर्दी के खिलाफ, लेकिन जो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट है वो उस काइनेटिक एप्लीकेशन को सपोर्ट नहीं करती। बलूचिस्तान में अगर आप बात करें तो वहाँ जो हुकूमत है वो महदूद हो गई है कोयटा तक। जो बलोच एरियाज हैं वहाँ पे जो सो टू से थोड़े मॉडरेट या प्रो पाकिस्तान जो सरदार हैं वो इस पॉलिटिकल डिस्पेंसेशन का अपने आप को हिस्सा ही नहीं समझते और मौजूदा वहाँ जो हुकूमत है उसको वो नुमाइंदा नहीं समझते। तो जब इस हद तक एक दूसरे पे बेतमादी हो तो इस तरह की इन्वायरमेंट में दुश्मन को तो फिर एक आइडियल टेरेन मिल जाती है अपनी प्रॉक्सीज को लॉन्च करने में और उनको डिप्लॉय करने में। बिल्कुल। तो ये आपस में बिल्कुल इंटीग्रेटेड होती हैं और जब तक सिविल इंतजामिया बैक्ड बाय पॉलिटिकल विल वो जब तक साथ नहीं देंगे, इसीलिए आप देखिए कि कल DGISPR ने जब कहा कि हम एक हार्ड स्टेट नहीं है तो उनसे यही बात थी कि हार्ड स्टेट की डेफिनेशन ये नहीं है कि फौज जो है उसने मुल्क का इंतजाम संभाल लिया या फौज ही तमाम कार्रवाइयां कर रही है। हमारे यहाँ हार्ड स्टेट में एक अच्छा जुडिशियल सिस्टम होना चाहिए। बिल्कुल। जो जराइम पेशा लोग हैं उनको एक तेज और शफाफ जुडिशियल प्रोसेस से जिसका आगाज थाने में FIR से होता है, क्योंकि वहां पे अगर प्रोसिक्यूशन के पास एविडेंस नहीं होता तो हमारे यहाँ तो दहशतगर्द जो है अल्टीमेटली लैक ऑफ एविडेंस से कोर्ट से बच जाते हैं। ठीक है तो जावेद साहब, अच्छा जुडिशियल सिस्टम, एक पॉलिटिकल विल और फिर उसके साथ एक अच्छी कैपेसिटी के साथ पुलिस बैक्ड बाय आर्म फोर्सेस, ये एक सॉल्यूशन है जिसको हम नॉर्मल जुबान में हम कहते हैं होल ऑफ द नेशन, होल ऑफ द सोसाइटी अप्रोच। इसके बगैर ये दहशतगर्दी बिल्कुल खत्म नहीं हो सकती। ठीक है जावेद साहब, क्या समझते हैं जिस तरह से अभी इजाज़ महमूद साहब ने कहा कि हमें इस वक्त जो है जुडिशियल सिस्टम को इम्प्रूव करना चाहिए, फिर पॉलिटिकल विल की ज़रूरत है और इन तमाम तरह चीज़ों को साथ साथ लेके चलेंगे तो तभी हम दहशतगर्दी जैसे नासूर को ख़त्म करने में कामयाब होंगे। लेकिन सर, हम फिर दोबारा से थोड़ा इलेक्शन की तरफ पे आते हैं और फिर साथ साथ इन चीज़ों को भी डिस्कस करेंगे कि सर हम ये देख रहे हैं कि आज़ाद कश्मीर का जो ये वाला इंतखाब है, स्पेशली अगर इसकी बात करें, क्योंकि ये जो जिस तरह के सेंसिटिव हालात में हो रहा है तो ये बड़ा ही इसको डिस्कस भी किया जा रहा है और इसको बड़ा स्पेशल भी कंसीडर किया जा रहा है। सो क्या समझते हैं जावेद साहब कि जो आज़ाद कश्मीर के इस वक्त के इंतखाबात हो रहे हैं, इसका जो भी रिज़ल्ट आएगा,
आपको लगता है ये विफाकी जो इस वक्त सियासत है उस पर भी किसी हद तक असरअंदाज होंगे? और स्पेशली ना सिर्फ अभी बल्कि ये आने वाले जो अभी इलेक्शन हो रहे हैं, ये बल्दियाती जो इलेक्शन है उसकी तरफ भी एक हम कह सकते हैं कि सियासी इशारा भी साबित होंगे जो भी रिजल्ट्स आएंगे? देखें, जो आज़ाद कश्मीर का इलेक्शन होता है या जीबी का जो इलेक्शन होता है, उसमें नॉर्मली उस पार्टी को जो है वो अक्सरियत हासिल होती है जो सिटिंग गवर्नमेंट हो, जो जिसकी वफाक में हुकूमत होती है। अपने माजी में देखा कि चूंकि आज़ाद कश्मीर में जो फंड्स हैं, जो इश्यूज हैं, या जीबी का जो फंड्स है वो वफाक से ज़्यादा है, वफाक का एक बड़ा शेयर होता है वहाँ पे, तो लोग ये सोचते हैं नॉर्मली के जो सिटिंग गवर्नमेंट है वो ज्यादा बेहतर तरीके से जो है, अगर यहाँ पे गवर्नमेंट आ जाएगी तो वो बेहतर तरीके से परफॉर्म कर पाएगी। तो अब जो रिजल्ट आ रहा है, जो नून लीग की तरफ लोग जो है वो उसको देख रहे हैं, तो इसकी एक बड़ी वजह ये भी है कि नून लीग का वज़ीर आज़म यहाँ बैठा हुआ है, नून लीग की गवर्नमेंट यहाँ पे काम कर रही है, नून लीग की कैबिनेट जो है वो यहाँ पे काम कर रही है। पीपल्स पार्टी उसका हिस्सा नहीं है कैबिनेट का, और ये पीपल्स पार्टी की चॉइस थी कि वो इस कैबिनेट का हिस्सा नहीं है, गो कि वो पूरी तरह जो है इस सिस्टम के शेयर होल्डर्स हैं, पूरी तरह इस सिस्टम में इन्वॉल्व हैं, लेकिन कैबिनेट का हिस्सा ना होने के बायस उनके पास वो इख्तियारात नहीं है या वो फंड्स नहीं है तो कि वो जीबी के फंड में जाके लगाएं या एजेके में जाके में वो लगाएं। तो इसलिए एक एज तो हासिल होता है। लेकिन आपका जो सवाल कि इसका असर क्या पड़ सकता है, अब देखें बिलावल साहब जो है वो जो हालात नजर आ रहे हैं वो कोई न्यू अलाइनमेंट्स की तरफ जो है वो जाने की बात कर रहे हैं। कुछ न्यू अलाइनमेंट्स का जो इस सारे अगर हम इसका बैकग्राउंड देखें तो नजर ये आता है कि पीपल्स पार्टी को अपना सिंध जो है उसको बचाने के लिए, अपने सिंध की हुकूमत जो है उसको बचाने के लिए ये सारी चीजें करना पड़ रही हैं, क्योंकि अगर सूबे बनते हैं तो पीपल्स पार्टी उसके हाथ में नहीं है। आपने देखा कि 28वीं तरमीम में जो सूबों की बात नहीं हो रही थी, 28वीं तरमीम में तो जो है वो बात हो रही थी कि कोई बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम जो है वो कुछ सूबों के हवाले कर दिया जाए या कुछ और जो है वो अमेंडमेंट होनी चाहिए, तो उसमें भी पीपल्स पार्टी एग्री नहीं हुई थी। तो अब जबकि बात क्या निकली है सूबों की, तो सूबों में तो बिल्कुल ही पीपल्स पार्टी ये मानती है, ये चाहती है कि ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो इसलिए ये अग्रेसिवनेस जो नजर आ रही है हमें, जो एक आप कह लें कि एक बड़ी सख्त जबान जो इस्तेमाल की जा रही है बिलावल साहब की वजह से, तो उसके पीछे ये चीजें भी हैं कि जो वफाक करना चाह रहा है, जो नई चीजें होने जा रही हैं, जो नई चीजें पाइपलाइन में, और ये पीपल्स पार्टी के इल्म में है कि कहीं ना कहीं ये चीजें डिस्कस हो रही हैं और इस पे काम हो सकता है। तो इसलिए पीपल्स पार्टी ने थोड़ा सा बटन सख्त दबा दिया और बिलावल साहब फरमा रहे हैं कि हम इस इलेक्शन का बाइकआउट कर देंगे और इस इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेंगे या दोबारा इलेक्शन। तो अब देखें जो पहला मरला हुआ था तो उसमें ये डिसाइड हो गया था कि हवा किस तरफ जा रही है। अब नून लीग अगर जीत के आई है पहला मरला, तो सेकंड फेज में जो है उसको फिर दोबारा से एज हासिल होगा कि नून लीग पहला मरला जीत गई है। लोग कहते हैं जी कि सेकंड फेज में भी इसको वोट दें। अब अगर इन 20 सीटों में अगर नून लीग वादे बरसरी हासिल करती है तो अगले पूंछ के इलेक्शन में अगर नून लीग को सीटें कम भी मिलती हैं तो फिर भी इस पोजीशन में होगी कि वो अपनी गवर्नमेंट बना सके। तो इसलिए सारा ये सियासत का खेल जो है इसलिए चल रहा है। ठीक है सर, वजह फरमाया आपने। सर आप क्या समझते हैं डॉक्टर साहब, अगर इसके ऊपर अगर अब मैं आपकी राय लेना चाहूँ कि आज़ाद कश्मीर के जो इंतखाबात हैं, ये जिस तरह से अभी जावेद साहब ने कहा कि आज़ाद कश्मीर और जीबी के इंतखाबात में वही जो है वो इलेक्शन जीतती है, वही जमात जो कि वफाक में मौजूद होती है। लेकिन जब जीबी के इलेक्शन हुए तो उसमें चूँकि पीपल्स पार्टी इस सिस्टम का हिस्सा तो है, लेकिन वही बात है कि आईनी ओहदे उनके पास मौजूद है, लेकिन वो वहाँ पर इलेक्शन जीत गए। तो अब जो कश्मीर की सूरत हाल है उसमें भी वो यही रिजल्ट चाह रहे थे जो जीबी के होने चाह रहे थे। लेकिन अब अगर कोई भी जमात जो है वो जीतेगी तो क्या समझते हैं कि उसके जो रिजल्ट्स है वो वफाकी सियासत पर किस हद तक असरअंदाज होंगे? जी, आई थिंक बड़े अच्छे तरीके से जावेद बलूच साहब ने बात की है और उसको बड़े अच्छे तरीके से उसका अहदा किया है कि पहली बात तो जैसे ये बड़ा एक
लगा बंदा हमारा एक राय होती है कि जो सेंटर में गवर्नमेंट होगी कि उनके पास रिसोर्सेज होते हैं, उनके पास ये सारे सिलसिले होते हैं, तो वो जीतते हैं जीबी के अंदर भी और एजेके में भी। और जैसे आपने कहा कि दोनों पार्टीज जो है ना अभी ऑलमोस्ट इन गवर्नमेंट ही है, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट का रोल ज्यादा होता है। लेकिन ट्रेडिशनली मैं देखता हूँ कि कश्मीर के अंदर चूंकि नून लीग की इंग्रेस ज्यादा है, तो उस हवाले से जो अभी रिजल्ट्स आ रहे हैं वो बिल्कुल इन लाइन है उस हवाले से। तो अब आगे चल के इसका ओवरऑल जो सिस्टम पे जो हमारा इफेक्ट पड़ेगा, जाहिर बात है एक तो ये है कि इस अलाइनमेंट की वजह से आगे जो अमेंडमेंट्स की तरफ जाना है, अगर ये आगे आएंगी तो इसके ऊपर इसका रोल आएगा, इसके ऊपर वेट भी पड़ेगा और उस हवाले से कुछ चीजें इसमें से इन्फ्लुएंसेस ड्रॉ किए जाएंगे। तो उस हवाले से बिल्कुल ठीक है कि ये जो आगे कंसेंसस डेवलप करना है अमेंडमेंट्स के ऊपर, तो उसका इफेक्ट जरूर होगा। जैसे पीपल्स पार्टी का यह जाहिर बात है कि सूबों के हवाले से उनका एक डिफरेंट मौक़िफ़ है और वो वही चाहते हैं कि उसको परफॉर्मेंस के हिसाब से, वो तकरीबन एक जुमला कहा जाता है कि अगर इनएफिशिएंसी इज फर्दर डिवाइडेड तो वो मल्टीप्लाई होगी। मतलब ये कि अगर आप इस इनएफिशिएंसी को लेके 18 सूबे और बना देंगे तो वो उससे परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट नहीं होगी। तो उस हवाले से मेरे ख्याल में ये वाली बात भी है। तो ज्यादा तो सिस्टम का रीसेट अगर इसके साथ कंबाइन करके होलिस्टिक वे में देखें तो फिर शायद इसकी एक बेहतर सूरत बनेगी। शायद फिर आपको लगता है कि इसकी बेहतर सूरत जो है वो बन के सामने आएगी। क्या समझते हैं सर एजाज साहब के, अगर वाकई आप एग्री करते हैं कि ये जो सूबों वाली बात है उससे हटकर अगर नए सिस्टम की तरफ जो है वो टिल्ट किया जाए तो फिर बेहतर तरीके से चीज़ें जो है वो निकल के सामने आएंगी और फिर इजी होगा ओवरकम करना? नहीं, थैंक यू वेरी मच। मैं इससे पहले जो क्वेश्चन दोनों मोअज़्ज़ज़ पैनलिस्ट ने बात की, मैं उस पर कॉमेंट देना चाहूँगा। यकीनन पीपल्स पार्टी इस वक्त फ्रस्ट्रेटेड है और फ्रस्ट्रेशन की इंतहा ये है कश्मीर के हवाले से कि बिलावल भुट्टो साहब को ये बयान देना पड़ा कुछ दिन पहले कि उन्होंने अपनी निस्बत दोहराई कि जी मैं जो मुर्तज़ा भुट्टो और शाहनवाज भुट्टो का भांजा हूँ। हाँ। अब उनका हवाला तो पाकिस्तान में दहशतगर्दी और अल जुल्फ़िकार से है। तो ऐसा क्या हो गया कि वो अपने आप को जुल्फ़िकार अली भुट्टो का नवासा या बेनज़ीर भुट्टो का बेटा कहने के बजाय वो अपने आप को अल जुल्फ़िकार के जो बानी हैं उसके हवाले से, तो ये एक तरह का धमकी अमेज लहजा और इस तरह की बातें ये जेब नहीं देती अगर आप नेशनल लेवल लीडर बनना चाहती हैं। और दूसरा वाकई ये मसला है कि हम जब भी, क्योंकि ये इलेक्शन प्रोसेस जो है जीबी और एजेके का ये स्टैगर्ड है वफाकी और सूबाई इंतखाबात से पाकिस्तान में, बिल्कुल ऐसे तो मेरी तो ये कंसिडर्ड राय है कि अगर हम किसी तरह इसको एक असेंबली की मुद्दत कम करके दोनों जगह इसको उसी वक्त करवा लें जब पाकिस्तान में इंतखाबात हो रहे हों, तो फिर ये मसला जो है ना वो जो है सेटल हो जाएगा। फिर लोग बजाय अपनी मायोपिक या उस वेस्टेड इंटरेस्ट की बिना पे वोटिंग करें कि चूंकि हमें फंड्स चाहिए तो हमने वफाक में कायम हुकूमत की ब्लेसिंग चाहिए, तो उसके बजाय लोग इंडिपेंडेंट राय दही कर सकेंगे। मतलब आप ये कह रहे हैं कि अब इंडिपेंडेंट राय दही जो है वो इस तरह से बड़ा उसमें हाइल हो रहा है क्योंकि जो मौजूदा सिनेरियो है उसमें कुछ इस तरह की चीजें नजर आ रही हैं जी। और दूसरी बड़ी बात ये है कि एक छोटी सी असेंबली जिसमें 12 सीटें जो हैं वो सबसे ज्यादा है इस कंपोनेंट, यानी 3 डिवीजन्स की अगर आप सीटें मिलाएं तो वो किसी कहीं 10 हैं कहीं 12 हैं। तो ये जो 12 सीटें जिनको वो जो है ना नॉन एरिया बेस्ड सीटें कहते हैं उसको, वो यानी वो महाजर सीटें, बिल्कुल उनको महाजर सीटें नहीं कहना चाहते आईनी तौर पे, तो देखिए वो सीटें तो सिटिंग गवर्नमेंट के हाथ में होती हैं। क्योंकि अगर आप देखें तो ये जो सो टू सेव जो मुहाजिर कश्मीरी हैं ये कहाँ सेटल्ड हैं? ये पंजाब में सेटल्ड हैं ये ज्यादातर लोग। तो पंजाब में जिसकी हुकूमत होती है वफाक में भी उसकी हुकूमत होती है, ऐसे ही है। तो ये मुख्तलिफ हरबों से ये हमने जो है ना ये काम किया होगा और ये
कश्मीर कॉज को डैमेज कर रहा है। बिल्कुल। मुझे मेरा कोई पॉलिटिकल ओरिएंटेशन नहीं है, मुझे इस बात से कोई गरज नहीं है कि किसकी हुकूमत हो, जिसको अवाम मुंतखब करें उसकी हुकूमत होनी चाहिए। जमहूरियत का मतलब यही है। जमहूरियत में लेकिन वही बात है कि कश्मीर कॉज जो है उसको डैमेज नहीं करना चाहिए किसी भी तरीके से। डैमेज कर रहे हैं और अब वो वक्त आ गया है कि भारत का बयानिया जो है ना वो प्रमोट हो रहा है। मौजूदा कश्मीर में देखते थे वो लोग लेके चल रहे हैं कश्मीर में। ये पाकिस्तान के लिए और कश्मीर के लिए एक लम्हा फिक्रिया है। हमें अपने जो है ना आंखों से सियासत की पट्टी उतारनी चाहिए खुदा के लिए, और हमें पाकिस्तानियत की पट्टी जो है ना वो लेंस पहनना चाहिए जिसमें हमें हर चीज पाकिस्तान के तनाजुर में नजर आए। सर ये बड़ा ज़बरदस्त आपने पॉइंट ऑफ व्यू दिया कि जो हमारी आंखों में इस वक्त जो लेंस है उसको जो है वो चेंज करने की ऐसी ज़रूरत है। और कश्मीर कॉज को चूँकि अब डेफिनेटली इतना डैमेज कर चुके हैं सो उसको मज़ीद डैमेज नहीं करना चाहिए। जावेद साहब क्या समझते हैं, कश्मीर कॉज की जब भी बात करते हैं तो उसमें अब जो सूरत हाल बनती हुई नज़र आ रही है उसमें काफ़ी हद तक इसको डैमेज भी किया जा रहा है। सर पाकिस्तान को जो है वो इस टाइम पे डिफरेंट किस्म के चैलेंजेस का सामना है। एक तो कश्मीर के अंदर इंतखाबी जो शफाफियत है, अगर पाकिस्तान की बात करें तो यहाँ पर भी यही सूरत हाल होती है। फिर सियासी अदम इस्तेहकाम अब हम देख रहे हैं वो भी बढ़ता जा रहा है, दहशतगर्दी के चैलेंजेस भी हैं। सिर्फ फौरी तौर पर क्या पॉलिसी अपनानी चाहिए कि इन तमाम तर मसाइल को जो है इनसे निबर्द आजमा होया जा सके, क्या पॉलिसीज़ है? फिर वही बात है मौसर गवर्नेंस, क्या इसका यही एक फैक्टर रह गया है वापस? देखिए जब सबसे पहले पाकिस्तान होगा तो फिर सारे इश्यूज जो है वो हल हो जाएंगे, क्योंकि अगर आप पहले पाकिस्तान की बात करेंगे फिर सियासत की बात करेंगे तो फिर कोई इशू नहीं होगा मेरे ख्याल में। क्योंकि जब आप पहले अपनी बात करते हैं मुल्क जो है वो उसका जो मर्जी हो जाए, जो अवाम जिससे आप वोट लेके आते हैं उसकी जो वो जिस हाल में हो उसका कोई इदराक ना हो, तो फिर ये सारी चीजें जो है वो सामने आती हैं। गुड गवर्नेंस जो है वो बिल्कुल इशू है हमारा। एक गुड गवर्नेंस जो है वो दोनों ये सीनियर बैठे हुए हैं जिन्हें ज्यादा एक्सपीरियंस है ऑपरेशन का, कि मिलिट्री ऑपरेशन जो है वो किसी भी मसले का हल तो नहीं है। अब मिलिट्री या सिक्योरिटी इदारे अगर कोई ऑपरेशन करते हैं तो उन्होंने इलाका क्लियर करके जो सिटिंग गवर्नमेंट होती है, जो लोकल गवर्नमेंट होती है, जो सूबाई हुकूमत होती है उसके हवाले करना होता है। तो अगर सूबाई हुकूमत या डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट जो है या वहाँ की पुलिस या वहाँ के इदारे जो है वो उसको सस्टेन ना कर सकें और दहशतगर्द दोबारा आ जाएं, तो फिर कितनी बार आप जो है वो वहाँ पे सिक्योरिटी फोर्सेस को भेजेंगे, कितनी बार इलाका खाली करवाएंगे? तो यही इशू जो है इसकी बात की जा रही है कि गवर्नेंस के इश्यूज हैं। हार्ड स्टेट जो है वो बनना पड़ेगा और बनना चाहिए कि रूल ऑफ लॉ की जो है वो बात की जाती है उस पर अमन रहमत हर सूरत होना चाहिए। क्योंकि पूरी दुनिया में हम मिसाल लेते हैं, यूरोप की हम मिसाल लेते हैं, अमेरिका की हम मिसाल लेते हैं, कनाडा की, वहां पे जाके देखें ना रूल ऑफ लॉ क्या है। वहां पे जाके देखें कि जो कानून है वो सबके लिए कितना बराबर है, कि आप वज़ीर आज़म में तो ठीक है होते रहेंगे, लेकिन कोई आम शख्स वहां से गुजर रहा है तो उसके भी राइट्स हैं। इसी तरह आपके कारोबार, आपके बिजनेस के जो है वो राइट्स हैं, तो उन राइट्स को प्रोटेक्ट करना जो है वो स्टेट की जिम्मेदारी होती है। तो जब आप थोड़ा सा चीजों को रीडिफाइन अगर करेंगे तो उसमें कोई हर्ज तो नहीं है। आप देखें आसपास देख लें कितने सूबे हैं इंडिया में, कितने सूबे हैं यूरोप में, कितने सूबे हैं अमेरिका में, कितने सूबे हैं बाकी मुल्कों में। तो अगर इस गवर्नेंस के इशू को हल करने के लिए कोई छोटे यूनिट्स अगर बनते हैं या उसमें कोई चेंजेस आती हैं तो उसको करना चाहिए। ठीक है सर, छोटी यूनिट्स अगर बनते हैं और गवर्नेंस के इशू को बेहतर किया जा सकता है और डेफिनेटली मुख्तलिफ तजावीज़ जो हैं उसमें ज़ेर गौर हैं और डेफिनेटली अब जो मुल्क के हालात है उसमें गुड गवर्नेंस जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि उसको कैसे बेहतर किया जा सके। सो नाज़रीन, हम भी यही जानना चाहते थे कि मौजूदा जो सिनेरियो है उसमें अवाम का बड़ा इशू क्या है, बड़ा मुतालबा क्या है, क्योंकि बहुत से इशूज़ एक तरफ है लेकिन साथ ही साथ गुड गवर्नेंस जो है वो एक बेसिक इशू जो है वो कंसिडर किया जा सकता है। इस तमाम तर मामले के ऊपर हमारे साथ जो तजियाकार मौजूद थे जावेद बलोच साहब, बहुत शुक्रिया सर आपका। एयर वाइस मार्शल रिटायर्ड एजाज महमूद मलिक साहब हमारे साथ मौजूद थे और वाइस एडमिरल रिटायर्ड डॉक्टर अहमद सईद साहब मौजूद थे। आप तीनों का बहुत शुक्रिया, आपने अब तक कीमती वक्त दिया। नाज़रीन, इसी के साथ दीजिए इजाज़त, रहने के बाद।